Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 7, The Lumber Room. अब लंबर का मतलब क्या होता है पता है आपको? लंबर का मतलब होता है स्टोर रूम। आप देखते हैं ना, आपके घर में एक जगह एक रूम ऐसा होता है जहाँ आप सारा वेस्ट वहाँ रख देते हैं। कोई चेयर टूट गई उस रूम में रख दिया, या कोई वेस्ट मटेरियल है आप उस रूम में रख लेते हैं, है ना? तो वो होता है लंबर रूम। नाउ लेट्स बिगिन। Sometimes children find themselves compelled to disobey and become a truant. Such compelling reasons are produced in their environment by their family members, school staff, or others in the neighborhood. When a child disobeys, reasons behind his behavior should be looked for, and he should not be punished because this will make the situation worse, as you will read in this lesson. कभी कभी आपने देखा है ना कि जो बच्चे होते हैं वो उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप कोई भी काम करें बोलेंगे तो वो मना कर देते हैं या काम से जी चुराते हैं। ट्रोंट का मतलब होता है जो बच्चा काम से जी चुराता है। और वो बच्चे क्या होते हैं, आप कुछ बोलेंगे उन्हें करने के लिए तो वो नहीं करेंगे, मना कर देते हैं, आपको डिसोबे करते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है ये वो कहाँ से उनके अंदर ये हैबिट डेवलप होती है? कभी कभी उनका जो एनवायरनमेंट होता है या फैमिली मेम्बर्स, या हो सकता है जो स्कूल स्टाफ है या नेबरहुड में है, उनके बिहेवियर से जो है वो इस तरह का बन जाता है। तो कभी अगर ऐसा होता है तो हमें उस चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करके उस बच्चे की जो सिचुएशन है और वर्स ना हो, हमें उसका उपाय ढूंढना चाहिए, हमें सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि किस तरह से इस बच्चे को हम सही कर सकते हैं बजाय कि उसको पनिश करने के लिए। अब इस लेसन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नाउ यू हैव टू राइट एनी वन कमांड फ्रॉम अ फैमिली मेंबर यू वुड नॉट लाइक टू ओबे। वाई? आप नहीं ओबे कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो आप इसको लिखेंगे। Any one command from a school staff member you would not like to obey. कोई भी कमांड चाहे वो फैमिली से हो या स्टाफ मेंबर से हो, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। Now text. The children were to be driven as a special treat to the sea beach. Nicholas was not to be of the party. He was in disgrace. Disgrace means punishment, अपमानजनक सिचुएशन में। Only that morning he had refused to eat his wholesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. He even described with much detail the coloration and marking of the alleged frog. The dramatic part of the incident was that he had put it there himself, so he felt entitled to know समथिंग अबाउट इट। अब बच्चों को जो है स्पेशल ट्रीट दी जा रही थी तो उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था? सी बीच में। लेकिन निकोलस को उस पार्टी में नहीं ले जाया जा रहा था। कारण ये था कि उसने अपना ब्रेकफास्ट खाने से मना कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर उसको अपने ब्रेकफास्ट में क्या मिला था कि किसी ने वहाँ पर एक फ्रॉग रख दिया है, मेंढक रख दिया है। जबकि जो फैक्ट था वो ये था कि निकोलस ने अपने आप को वहाँ पर रखा था, किसी और ने नहीं रखा था। You said there couldn't possibly a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk. He repeated. उसने दोबारा क्या कहा कि आप कह रहे हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे ब्रेड और मिल्क में क्या था? फ्रॉग था। So his boy cousin and girl cousin and his quite uninteresting younger brother were to be taken to the sands that afternoon, and he was to stay at home. His aunt had hastily invented the beach expedition in order to impress on Nicholas the delights, delight means anand, maja, that he had just forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast table. सब जा रहे थे लेकिन निकोलस को नहीं ले जाया जाना था, तो उनकी आंटी ने ये ज़बरदस्ती ये एक्सपेडिशन रखा हुआ था ताकि वो
जो निकोलस है उसको ये बता सकें कि जो उसने गलत बिहेवियर ब्रेकफास्ट टेबल में किया था ये उसको पनिशमेंट मिल रहा है। It was her habit whenever one of the children fell from grace to improvise something of a festival nature from which the offender would be debarred. If all the children sinned collectively, they were suddenly informed of a circus in a neighboring town to which but for their depravity. Depravity means उनको वहाँ पे नहीं ले जाया जाता था, उनको उस आनंद से वंचित रखा जाता था। They would have been taken that very day. अब उनकी आंट की ये हैबिट थी कि कभी अगर कोई बच्चा इस तरह से गलत करेगा तो वो कुछ ऐसे फेस्टिवल सीज़न क्रिएट करेंगी और उस बच्चे को जो है नहीं लेके जाएंगी। अगर सब ने कलेक्टिवली एक साथ किया है तो उनको किसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता था, जो नेबरिंग टाउन में जो सर्कस हो रहा है, और वहाँ उनको नहीं ले जाया जाता था। तो ये उनके लिए पनिशमेंट होता था उनकी मिस्टेक का। A few distant tears were looked down for on the part of Nicholas when the moment for departure of the expedition arrived. As a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousin, who hit her knee rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in. अब जब जाने की बारी आई और सब जा रहे थे तो क्या हुआ, कुछ टीयर्स जो है दिखाई दिए, क्योंकि निकोलस को नहीं लेके जा रहा था, वो निकोलस वहाँ नहीं जा रहा था, तो इस वजह से जो है उसकी कुछ आंखों में आंसू नज़र आए। और जब डिपार्चर का मोमेंट आया तो वो जो है बहुत उदास हो गया था, लेकिन जो आंसू थे वो उसके पीछे जो रीज़न था वो उसकी जो गर्ल कज़न थी, जब वो कैरेज में चढ़ रही थी तो उसने अपनी नी को हर्ट कर दिया था, चोट पहुंचा दी थी, तो इसलिए उसकी रोने की आवाज़ थी। How she did howl, said Nicholas cheerfully, as the party drove off without any of the elation of high spirits that should have characterized it. She will soon get over that, said the aunt. It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sands. How they will enjoy themselves. अब वो उसको ललचा रहे थे कि इतनी ब्यूटीफुल ग्लोरियस आफ्टरनून में जो है जब सैंड के ऊपर वो रेस करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, वो उसको एंजॉय करेगी। तो अब जो चोट लगी है उसको वो जल्दी ही भूल जाएगी, जल्दी ही वो उसको जो है उस पर ध्यान नहीं देगी और उस सीन को वो एंजॉय करेगी। Bobby won't enjoy himself much and he won't race much either, said Nicholas with a grim chuckle. His boot was hurting him. They are too tight. अब उसने क्या कहा कि बॉबी जो है एंजॉय नहीं करेगा क्योंकि उसके जो बूट हैं वो बहुत कैसे हैं, उसको हर्ट कर रहे हैं, बहुत टाइट है, तो वो एंजॉय नहीं करेगा, वो रेस पे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, निकोलस ने कहा। Why didn't he tell me they were hurting? asked the aunt with some asperity. अब आंट ने क्या पूछा कि उसने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। He told you twice, but you didn't listen. You often don't listen when we tell you important thing. You are not to go into the gooseberry garden, said the aunt, changing the subject. अब सब्जेक्ट को चेंज करते हुए आंट ने कहा कि जो गूसबेरी गार्डन है तुम उसमें नहीं जाओगे। Why not? demanded Nicholas. Because you are in disgrace, said the aunt loftily. Nicholas didn't admit the flawlessness of the reasoning. He felt perfectly capable of being in disgrace and in gooseberry garden at the same moment. उसको परफेक्टली उसने अपने आप को जो है ये रियलाइज़ कर लिया था कि वो डिस्ग्रेस में है, और साथ ही जो है उसने उसी मोमेंट गूसबेरी गार्डन के बारे में भी सोच लिया था कि वो उसके लिए कैपेबल है। His face took on an expression of considerable obstinacy. It was clear to his aunt that he was determined to get into the gooseberry garden. अब उनको क्लियर था कि ये गूसबेरी गार्डन में जरूर जाएगा, वो डिटरमाइंड है उस चीज़ के बारे में। Only as she remarked to herself, because I have told him he is not to. Now the gooseberry garden had two doors by which it might be entered, and once a small person like Nicholas could slip in there, he could effectually disappear from view amid the masking growth of artichokes, raspberry canes and fruit bushes.
गूसबेरी कहते हैं आंवले के बगीचे के लिए। तो वहाँ पर 2 डोर्स थे जहाँ से जो निकोलस बहुत छोटा सा बच्चा है तो वो इजीली वहाँ से स्लिप हो करके और फिर जो है जो वहाँ जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं ये आर्टिचोक्स की, रास्पबेरी केन्स की और फ्रूट बुशेस हैं, वहाँ वो इजीली जो है गायब हो सकता है। The aunt had many other things to do that afternoon, but she spent an hour or two in tribal gardening operations. Tribal means small. Gardening operations among flowers, beds and shrubberies, whence she could keep a watchful eye on the 2 doors that led to the forbidden paradise. She was a woman of few ideas with immense powers of concentration. अब आंटी के पास उस दिन बहुत सारे काम थे करने के लिए, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या करा, अपने 1-2 घंटे सिर्फ जो अपने जो फूल के बगीचे थे, जो श्रबरीज थी, उन पर जो है उन्होंने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया और वहाँ से वो अपनी उन दोनों दरवाज़ों पर अपनी जो है आइज़ रख सकती थी, निगरानी रख सकती थी। किस दरवाजे पे, जो किस साइड जाता है, फॉरबिडन पैराडाइज की तरफ जो जाता है। वो जो आंटी थी बहुत उनके जो आइडियाज़ थे उनके पास मतलब बहुत कम आइडियाज़ की लेडी थी और कंसंट्रेशन की पावर उनकी बहुत ज़्यादा थी। निकोलस मेड 1 or 2 stories into the front garden, wriggling his way with obvious stealth of purpose towards one or other of the door, but never able for a moment to evade the aunt's watchful eye. As a matter of fact, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden. अब निकोलस ने जो है, निकोलस जो फ्रंट गार्डन था वहाँ से रिगलिंग करते हुए बिल्कुल चुपके से जो है वो अपना एक दरवाजे से उसने अपना रास्ता बना लिया था। But he was never able for a moment to evade the aunt's watchful eye. और उसका कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि वो गूसबेरी गार्डन में जाए, लेकिन वो वहाँ क्यों गया? But it was extremely convenient for him that his aunt should believe that he had. उसकी आंट को इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो वो चाहता है, जो वो उसके पास है। It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. Having thoroughly confirmed and fortified her suspicions, Nicholas slipped back into the house and rapidly put into the execution a plan of action that had long germinated in his brain. क्या करा उसने? फाइनली अपना रास्ता वहाँ से उसने बना करके और उस जगह पर वो पहुँच गया जहाँ वो जाना चाहता था। जो थॉट्स उसके दिमाग में रन हो रहे थे, फाइनली उनको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गया। By standing on a chair in the library, one could reach a shelf on which reposed a fat, important-looking key. The key was as important as it looked. It was the instrument which kept the mysteries of the lumber room secure from unauthorized intrusion, which opened a way only for aunts and other privileged persons. The key turned stiffly in the lock. The door opened and Nicholas was in unknown land. Finally क्या हुआ? वो जब अंदर गया रूम में तो चेयर के ऊपर से उसको जो मिस्टीरियस की थी, जो इम्पॉर्टेंट की थी, उसने ढूंढ लिया। अब वो की इम्पॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि वो जो और अनऑथराइज्ड पर्सन थे उनको वहाँ जाने से वो रोकती थी, क्योंकि की नहीं होगा तो कोई जा नहीं पाएगा। वो सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन थे, आंट और जो प्रिविलेज्ड पर्सन थे, वो वहाँ जा सकते थे। लेकिन ये की अब निकोलस के हाथ में आ गई थी। दरवाज़ा खुला और निकोलस कहाँ था? उस अननोन लैंड में था। Often and often, Nicholas had pictured to himself what the lumber room might be like, that region that was so carefully sealed from youthful eyes and concerning which no questions were ever answered. It came up to his expectation. In the first place, it was a large and dimly lit. Dimly lit means बहुत कम रोशनी थी उसमें। अब
निकोलस जो है फाइनली उस लुम्बर रूम में पहुंच गया था। जो उसने इमेजिन किया था, जो पिक्चर थी उसके दिमाग में, वो उसके सामने थी। जो जितने भी जो अनऑथराइज पर्सन थे उनको वहाँ परमिशन नहीं थी। सो दैट रीजन वॉज केयरफुली सील्ड फ्रॉम द यूथफुल आइज एंड फाइनली ही वॉज देयर। द रूम वॉज डिमली लाइट, वहाँ पर जो लाइट थी वो बहुत कम थी। On high window opening on to the forbidden garden, being its only source of light, जो वो forbidden garden था वहाँ source of light क्या थी? केवल वो जो विंडो थी ऊपर पे, उस विंडो से जो लाइट आती थी वही उसका सोर्स था। In the second place, it was a storehouse of unimagined treasures. First, treasure किसको बोलते हैं? खजाने के लिए। और unimagined जिसकी आपने कल्पना नहीं की, तो उस चीज़ का वो स्टोर हाउस था। First and foremost, there was a piece of framed tapestry that was evidently meant to be a fire screen. To Nicholas, it was a living, breathing story. निकोलस के लिए वो क्या थी? लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी थी। He sat down on a roll of Indian hangings, glowing in wonderful colors beneath a layer of dust. डस्ट के नीचे वहाँ पे क्या दिखाई दे रही थी उसको? कुछ जो है इंडियन हैंगिंग्स थी और वो डस्ट से भरी हुई थी। एंड टुक इट इन द डिटेल्स ऑफ द टेपेस्ट्री पिक्चर्स a man dressed in the hunting costume of some remote period. कौन था वहाँ पे? कुछ दूर का काफ़ी पहले के टाइम पीरियड में एक पिक थी किसकी? जो एक मैन था उसकी हंटिंग कॉस्ट्यूम में वहाँ पर पिक थी। Had just transfixed a stag with an arrow. It could not have been a difficult shot because the stag was only 1 or 2 paces away from him. जो स्टेक था वो उससे बहुत 1 या 2 मील की दूरी पे था, तो वो जो पिक थी वो लेना इतना इजी काम नहीं था। तो वो उसको कहाँ मिली? उस स्टोर हाउस में। In the thickly growing vegetation that the picture suggested, it would not have been difficult to creep up to a feeding stake, and the 2 spotted dogs that were springing forward to join in the chase had evidently been trained to keep to heel till the arrow was discharged. That part of the picture was simple, if interesting, but did the hunter see what Nicholas saw? That 4 galloping wolves were coming in his direction through the wood. जंगल से क्या आ रहे थे? उसमें गैलॉप करते हुए वोल्फ्स उसकी तरफ आ रहे थे। वोल्फ्स क्या होते हैं? भेड़िए। तो गैलॉप करते हुए वो उसकी तरफ आ रहे थे। There might be more than 4 of them hidden behind the tree, and in any case would the man and his dog be able to cope with the 4 wolves. If they made an attack, the man had only 2 arrows left in his quiver, and he might miss with 1 or both of them. क्या था? वो किसी भी समय उनके पास अटैक के लिए आ सकते थे, और अगर वो आदमी जो है एरो से उसको मारता है तो उसकी जो क्विवर थी उसमें केवल 1 या 2 एरोस थे। अगर एक उसमें से मिस हो गई तो उसके पास केवल 1 ही बचेगी। All one knew about his skill in shooting was that he could hit a large stake at a ridiculously short range. Nicholas sat for many golden minutes revolving the possibilities of the scene. He was inclined to think that there were more than 4 wolves and the man and his dogs were in a tight corner. टाइट कॉर्नर मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। वो बार बार ये सोचने पे मजबूर हो रहा था कि वहाँ पर कौन थे, कि वहाँ पे 4 से ज़्यादा भी हो सकते थे। तो वो डॉग और मैन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे। बट देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट एंड इंटरेस्ट क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन। देयर वर क्वांट ट्विस्टेड candlesticks in the shape of snakes and a teapot fashioned like a china duck, out of whose open beak the tea was supposed to come. वहाँ पे उसको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही थी, जैसे जो ट्विस्टेड कैंडल स्टिक्स थी और वो कैसे लग रही थी? स्नेक की शेप में थी। एक ओल्ड फैशन टी पॉट भी था,
चाइना डक का, और उसकी बीक से कैसा लग रहा था कि शायद उसकी जो बीक है उससे वहाँ से चाय आने वाली थी. How dull and shapeless the nursery teapot seemed in comparison, and there was a curved sandalwood box packed tight with aromatic cotton ball. वहाँ पर एक कर्व्ड सैंडलवुड बॉक्स था जिसके अंदर कॉटन वुल पैक थी, और वो कॉटन वुल एरोमेटिक थी, सिंपल नहीं थी. एंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ कॉटन वुल वर लिटिल ब्रास फिगर्स हम्प नेक्ड बुल्स. उसके अंदर क्या था? ब्रास फिगर के हम्प नेक के बुल थे उसके अंदर. एंड पिकॉक्स एंड गॉबलिन्स डिलाइटफुल टू सी एंड टू हैंडल. उनको देख के बड़ा उसको मज़ा, अच्छे लग रहे थे उसको वो चीज़ें. वहाँ पे पिकॉक भी थी, तो बहुत सुंदर वो उसको लग रहे थे. Less promising in appearance was a large square book with plain black cover. अब ये तो सब अट्रैक्टिव चीज़ें थी ही वहाँ पर. साथ में एक लेस प्रॉमिसिंग इन अपीयरेंस मीन्स जो दिखने में बहुत अच्छी नहीं थी, एक स्क्वायर शेप बुक थी जिसके प्लेन ब्लैक कवर था जिसमें. निकोलस पीप्ड इनटू इट एंड बिहोल्ड it was full of colored pictures of bird and such birds in the garden and in the lanes. When he went for a walk, Nicholas came across a few birds, of which the largest were an occasional magpie or wood pigeon. अब वो उसमें पिक्चर इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स की बनी हुई थी, कलरफुल पिक्चर थी. कुछ कुछ बर्ड्स तो जो है उसने अपने गार्डन में भी देखी थी जब वो वॉक पे जाता था. तो निकोलस ने इस तरह की बर्ड्स को जो उसमें अपने गार्डन के जब वॉक के दौरान देखा था, उसमें उसको एक लार्जेस्ट ओकेजनल मैगपाई और वुड पिजन भी नज़र आया था. Here were herons and bustard, kites, toucans, tigers. When he went for a walk, Nicholas came across a few birds, of which the largest were an occasional magpie or wood pigeon. Here were herons and bustards, kites, toucans, tiger, bitterns, brush, turkeys, ibises, golden pigeons, a whole portrait gallery of undreamed of creatures. अब जब वो वॉक पे गया तो उसको वहाँ पे बहुत सी बर्ड्स दिखी, जिसमें से लार्जेस्ट जो थी वो ओकेजनल मैगपाई थी, और उसके साथ साथ उसको जो हेरॉन्स, बस्टर्ड, काइट्स, टाउकन्स, ये सारी बर्ड्स उसको नज़र आई. तो जो होल पोर्ट्रेट था वो कैसा था? अनड्रीम्ड क्रीचर्स का था. एंड एज ही वॉज एडमायरिंग द coloring of the duck and assigning a life history to it, the voice of his aunt in shrill vociferation of his name came from the gooseberry garden. Without she had grown suspicious at his long disappearance. Long disappearance, बहुत लंबे समय से वो गायब था ना. And had leapt to the conclusion that he had climbed over the wall behind the sheltering screen of the lilac bushes. She was now engaged in energetic and rather hopeless search for him among the artichokes and raspberry canes. अब वो जो है जो कलरिंग डक उसको नज़र आ रही थी वहाँ पर, और उसको मतलब वो एक लाइफ हिस्ट्री असाइन करने ही वाला था. उसको किसकी आवाज़ सुनाई दी? अपनी आंट की, जिनको उसके ऊपर शक था कि बहुत लंबे समय से वो वहाँ से गायब था. निकोलस, निकोलस, शी स्क्रीम्ड, यू आर टू कम आउट ऑफ दिस एट वंस. इट इज़ नो यूज ट्राइंग टू हाइड देयर. आई कैन सी यू ऑल द टाइम. मैं तुम्हें देख सकती हूँ. गुस्से में क्या कहा? तुमको बाहर आना पड़ेगा. तुम मुझे दिखाई दे रहे हो कि मैं आई कैन सी यू क्लियरली. Presently, the angry repetitions of Nicholas' name gave way to a shriek. Shriek means तेजी से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो गुस्से में बार बार नाम रिपीट कर रही थी. एंड अ क्राई फॉर somebody to come quickly. Nicholas shut the book, restored it carefully to its place in a corner, and shook some dust from a neighboring pile of newspaper over it. क्या करा उसने? फटाफट से जो है उसको जहाँ पर थी वहीं पे रखा, और कुछ जो बगल के न्यूज़पेपर थे उससे कुछ धूल उसने उसके ऊपर डाल दी. Then he crept from the room,
locked the door and replaced the key exactly where he had found it. His aunt was still calling his name when he sauntered into the front garden. अब उसकी आंटी continuously उसका नाम उसका बोले जा रही थी उसको. उसने फटाफट से डोर लॉक किया और उसको जहाँ पर से की उठाई थी वहीं रख दी. Who is calling? He asked. Me, came the answer from the other side of the ball. Didn't you hear me? I have been looking for you in the gooseberry garden and I have slipped into the rainwater tank. Luckily there is no water in it, but the sides are slippery and I can't get out. Fetch the little ladder from under the cherry tree. क्या कहा? किसकी आवाज़ थी? आंटी की आवाज़ थी कि उन्होंने कहा तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मैं तुम्हें गूसबेरी गार्डन में देख रही थी और वहाँ से क्या हुआ? शी वॉज स्लिप्ड इनटू द रेन वाटर टैंक और वहाँ पर पानी नहीं था, बस इतना अच्छा हुआ. तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर लेडर है उसको लेके आओ. लेडर किसको बोलते हैं? सीढ़ियों के लिए. तो उन्होंने उसको सीढ़ी लाने के लिए कहा. I was told I wasn't to go into the gooseberry garden, said Nicholas promptly. I told you not to, and now I tell you that you may come. The voice from the rainwater tank rather impatiently. अब वहाँ से आवाज़ क्या आई कि मैंने तुम्हें कहा था नहीं जाना है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ कि you may come. Your voice doesn't sound like aunt's, objected Nicholas. You may be the evil one tempting me to be disobedient. Aunt often tells me that the evil one tempts me and that I always yield. This time I am not going to yield. क्या कहा उसने कि ये जो आवाज़ है, क्योंकि मेरी आंट हमेशा मुझे मना करती है जाने के लिए. वो ये कहती हैं कि कुछ evil spirits भी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं अपने पास बुलाने के लिए. तो शायद तुम कोई evil spirit हो, मैं नहीं आऊँगा. उसने मना कर दिया. Don't talk nonsense, said the prisoner in the tank. Go and fetch the ladder. अब जो वहाँ टैंक में जो अंदर कैद था उसने क्या कहा कि मूर्खों वाली बातें ना करो, जाओ और लेडर ढूंढ के लाओ. Will there be strawberry jam for tea? asked Nicholas innocently. Certainly there will be, said the aunt, privately resolving that Nicholas should have none of it. Now I know that you are the evil one and not aunt, shouted Nicholas gleefully. जब उसने जैम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम जो है कौन हो, आंट नहीं हो, कोई evil spirit हो. When we asked aunt for strawberry jam yesterday, she said there wasn't any. I know there are 4 jars of it in the store cupboard because I looked, and of course you know it is there, but she doesn't because she said there wasn't any. Oh devil, I have found you out. उसने क्या कहा कि नहीं, मैंने आंट से कल पूछा था स्ट्रॉबेरी जैम के लिए और उन्होंने कहा था कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन क्या है, उनको नहीं मिला, तुमको मिला है. It means you are evil spirit. मैंने तुमको देख लिया. There was an unusual sense of luxury in being able to talk to an aunt as though one was talking to the evil one. But Nicholas knew with childish discernment that such luxuries were not to be over-indulged in. जो इस तरह की luxuries होती हैं उसमें ज़्यादा indulge नहीं होना चाहिए. He walked noisily away, and it was the maid who eventually rescued the aunt from the rainwater tank. Rescue करना means बचाना. तो निकोलस तो नहीं लेके आया लेडर, लेकिन किसने बचाया उसको? जो मेड थी आंट को रेन वाटर टैंक से उन्होंने बचाया. Tea that evening was partaken of in a fearsome silence. The tide had been at its highest when the children had arrived at the beach, so there had been no sands to play on. Circumstances that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expedition. The tightness of Bobby's boots had had disastrous effect on his temper the whole of the afternoon, and altogether the children could not have been said to have enjoyed themselves. क्या हुआ? जो उसके बूट थे बॉबी के वो बहुत टाइट थे, है ना, तो उसकी वजह से और साथ में बच्चे जो हैं
पूरी उस टाइम पीरियड में वो वहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाए. द आंट मेंटेन्ड द फ्रोजन म्यूटनेस ऑफ वन who has suffered undignified and unmerited detention in a rainwater tank for 35 minutes. About 35 minutes के लिए वो वहाँ पर थी. So she maintained the frozen muteness. As for Nicholas, he too was silent, thinking if the hunter would escape with his hounds. Hounds कहते हैं जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको बोलते हैं hounds. While the horse feasted on the स्टेक. अब वो क्या सोच रहा था साइलेंटली कि अगर हंटर अपने हाउंड्स के साथ, जो शिकारी कुत्ते थे उनके साथ तो बच के निकलता, जबकि जो वोल्व्स थे उनके पास क्या होता, जो स्टेक सामने था उसको वो इजीली, उनका वो एक तरीके से वो उनके लिए क्या होता, फीस्ट होता, उसको एंजॉय करते. तो कैसा होता. तो इस सब बारे में वो सोचा था जो उसने वहाँ पर देखा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now word meanings. Frivolous, silly, amusing. Hastily, in a hurry. Expedition, a journey. Forfeit, to loss. Debar, to prevent. Depravity, wickedness. Scramble, to move quickly. Elation, joy. Grim, serious. Chuckle, to laugh quietly. Asperity, harshness. Loftily, impressively. Obstinacy, stubbornness. Effectually, effectively. Trivial, insignificant. Immense, extremely large. Sorte, a raid. Wriggle, to twist and turn. Stealth, in a secret way. Germinate, to produce. Repose, to keep. Lumber room, a storeroom. Intrusion, entry. Tapestry, a picture made on a heavy cloth. Costume, clothes. Transfix, to paralyze. Quiver, a case for arrows. Ridiculously, absurdly. A tight corner, a difficult situation. Quaint, attractive and unusual. Peep, to look into. Shrill, piercing. Vociferation, a loud utterance. Shriek, a loud shout. Souter, to stroll. Tempt, to attract for something wrong. Yield, to agree to do. Gleefully, happily. Discernment, good judgment. Fearsome, frightening, punitive, intended as punishment. Muteness, silence. Detention, imprisonment. I hope this is clear to you. Now this is your exercise, you have to follow it.